टोपी शुक्ला। लेखक हैं राही मासूम रजा। यहाँ पर इस पाठ से संबंधित इस पाठ की एक संक्षिप्त जानकारी लेंगे, यानी कि समरी समझेंगे, एक शॉर्ट समरी लेंगे, संक्षिप्त विवरण लेंगे, जिससे कि हमें ये पता लगेगा कि पाठ में क्या विषय लेकर समझाने की कोशिश की गई है। और साथ ही समरी समझने से आपको पाठ जो है बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाला है, और इसके साथ ही पाठ से संबंधित जितने भी प्रश्न उत्तर है वो भी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगे। जब आपके पास एक शॉर्ट समरी होगी, आपके पास एक आइडिया होगा कि इस पाठ में जो है क्या विषय समझाने की कोशिश की गई है या क्या विषय सामने लाया गया है, जिसके जरिए आप जो है प्रश्न उत्तरों को याद करने की बजाय उनको समझ के लिख पाने में सक्षम हो पाएंगे। शुरू करते हैं और इसकी समरी को समझते हैं। जो पाठ की रूपरेखा है वो हमें ये बताती है कि जो प्रस्तुत पाठ है उसमें लेखक ने दो परिवारों का वर्णन किया है, जिसमें से एक हिंदू है और दूसरा मुस्लिम परिवार है। दोनों परिवार समाज के बनाए नियमों के अनुसार एक दूसरे से नफरत करते हैं, परंतु दोनों परिवार के बच्चों में गहरी दोस्ती हो जाती है। ये दोस्ती दिखाती है कि बच्चों की जो भावनाएं हैं, जो इमोशंस हैं, उनके किसी भेद को नहीं मानती। सोसाइटी में जो हिंदू मुस्लिम भेदभाव चल रहा है, लोगों के अनुसार वो मेंटेलिटी तो बनी ही हुई है, लेकिन जो बच्चे होते हैं साफ दिल के होते हैं, उनमें ये भेदभाव जो है किसी भी तरीके से नहीं आ पाता है, और जो उनके इमोशंस है जो बहुत ही प्योर हैं, जिसकी वजह से वो किसी भी भेद को नहीं मान रहे। दूसरी ओर मुख्य पात्र जो है टोपी शुक्ला, मुख्य पात्र यानी मेन कैरेक्टर जो है टोपी शुक्ला है इसमें, तो उसको अपनेपन की तलाश में भटकते हुए दिखाया गया है। लेखक यहाँ यह भी बताते हैं कि बच्चे हमेशा प्रेम के भूखे होते हैं। जो टोपी शुक्ला है उसका भी अपना एक भरा हुआ परिवार है, यानी कि उसके माता पिता है, भाई बहन है, दादी है, लेकिन उसको अपने परिवार में वो प्यार नहीं मिलता, वो वैल्यू नहीं है। तो इस वजह से वो बाहर अपने दोस्तों में या उनके परिवारों में जो है अपनी एक वैल्यू ढूंढता फिरता है, या फिर प्रेम को ढूंढता, अपनेपन को ढूंढता हुआ फिरता है, जिसकी वजह से उसकी जिससे दोस्ती होती है। और फिर आप देखेंगे कि किस तरीके से उस हिंदू मुस्लिम बच्चे की जो दोस्ती है वो एक अलग अफेक्ट के साथ इस पाठ में हमें देखने को मिलता है। पाठ का सार हमें ये बताता है कि जो टोपी शुक्ला है वो दो अलग अलग धर्मों से जकड़े बच्चों और एक बच्चे व एक बूढ़ी दादी के बीच स्नेह की कहानी है। जो ये पाठ है इसमें दो धर्म के बारे में जानकारी दी गई है, और वो दो धर्म के दो बच्चे जो हैं उनकी दोस्ती की चर्चा की गई है, और साथ ही एक बूढ़ी दादी के बीच जो उनका स्नेह है उनके साथ, उसकी चर्चा की गई है। इफ़न और टोपी शुक्ला दोनों बहुत गहरे दोस्त थे, एक दूसरे के बिना अधूरे थे, परंतु दोनों की आत्मा में प्यार की प्यास थी। टोपी जो है वो हिंदू धर्म का था और इफ़न की दादी जो है वो मुस्लिम थी, परंतु जब भी टोपी जो है इफ़न के घर जाता, दादी के पास ही बैठता। उनकी मीठी पूर्वी बोली उसे बहुत अच्छी लगती थी। दादी पहले अम्मा का हालचाल पूछती थी और फिर दादी उसे रोज कुछ खाने को भी देती, परंतु टोपी खाता नहीं था। फिर भी उनका हर शब्द उसे गुड़ की डली सा लगता था। गुड़ की डली यानी गुड़ का एक गुटका जिस तरीके से मिठास देता है, उसी तरीके से उनकी बातें जो है मिठास लिए हुए होती थी। जो इफ़न की दादी है वो एक ज़मींदार की बेटी थी, लेकिन उनका विवाह जो है एक, आप कह सकते हैं, मुस्लिम परिवार में हुआ है विवाह, जिसकी वजह से उनके जो पूर्वी बोली है उन्होंने कभी भी उसको बोलना कम नहीं किया या छोड़ा नहीं। और वही जो भाव है उसको टोपी शुक्ला के साथ देखने को मिलता है, जिससे टोपी और इफ़न की दादी का जो प्यार है वो पनपता चला जाता है। इसलिए उनका जो रिश्ता है वो भी अटूट था। इफ़न की जो दादी है जितना प्यार इफ़न को करती उतना ही टोपी को भी किया करती थी। टोपी से अपनत्व रखती थी, अपनापन का भाव रखती थी इफ़न की दादी। उनकी मृत्यु के बाद टोपी को ऐसा लगा मानो उस पर से दादी की छत्र छाया ही खत्म हो गई हो, यानी जो प्यार उसको अपनी दादी से मिलना चाहिए था टोपी को, वो अपनी दादी से नहीं मिला, लेकिन वो प्यार दादी वाला इफ़न की दादी से मिलता है। और वो इतना प्रेम जिस तरीके से पाता है दादी से, जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उस दिन वो उतना दुखी होता है कि इफ़न यानी उसका जो दोस्त है वो उससे बोलता है कि अगर उसकी अपनी दादी ख़त्म हो जाती या उनकी मृत्यु हो जाती तो शायद उसको दुख नहीं होता, लेकिन तुम्हारी दादी को नहीं जाना चाहिए था। तो टोपी जो है उसको इफ़न की दादी की मृत्यु के बाद उसका घर खाली सा लगने लगा। इफ़न की दादी के प्रति उसके मन में बहुत प्रेम था, बदले में ऐसा ही प्रेम उसे उनसे भी प्राप्त हुआ था।
यानी जो इफ़न की दादी है टोपी को उतना ही अपनत्व देती थी और साथ ही टोपी भी जो है दादी को इतना ही अपनत्व देता था, किंतु ऐसी ममता उसे अपनी दादी से नहीं मिली। इसी कारण उसने इफ़न को ये कहकर सांत्वना दी कि तेरी दादी की जगह हमारी दादी मर गई होती तो ठीक भया होता। 10 अक्टूबर सन 45, 10 अक्टूबर सन 45 की बात है। इफ़न के पिता का तबादला मुरादाबाद हो जाता है और वो चले जाते हैं। अपने प्रिय दोस्त के चले जाने से वे बहुत दुखी हुआ। अब जब इफ़न के पिता का जब तबादला हो जाता है तो पूरा परिवार जो है मुरादाबाद चला जाता है और उसके बाद से फिर से टोपी शुक्ला जो है वो अकेला हो जाता है। उस दिन वो कसम खा लेता है कि आइंदा अब वो ऐसी दोस्ती नहीं करेगा जिसके पिता की जो है बदली होती रहे या तबादला होता रहे और उससे दोस्ती जो है छूट जाती है उसकी। और इफ़न से जितनी गहरी उसकी दोस्ती थी, अब इफ़न भी जो है पहले तो दादी छोड़ के चली गई, फिर उसके बाद इफ़न छोड़ के चला गया, तो इससे उसको बहुत तकलीफ होती है। उसी दिन उसने एक कसम भी खाई कि अब वो कभी ऐसे किसी लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसके पिता जो है उसकी नौकरी में तबादला होता हो। घर में टोपी का दुख समझने वाला कोई नहीं था, बस घर की नौकरानी सीता उसका दुख समझती थी। जाड़ों के दिनों में मुन्नी बाबू और भैरव के लिए नया कोट बना। अब टोपी शुक्ला जो है उसके साथ ऐसा है कि उसको घर में कोई प्यार नहीं करता, कोई वैल्यू नहीं करता। अब टोपी का जो दोस्त इफ़न है और उसकी दादी के बाद अगर कोई उसका दुख समझता था तो उसके घर की नौकरानी जो सीता थी वो उसका दुख समझती थी। एक दिन की बात है कि जाड़ों के दिनों में यानी सर्दियों का टाइम था। मुन्नी बाबू और भैरव ये जो इसके दोनों भाई हैं यानी टोपी के दोनों भाई हैं, इनके लिए सर्दियों में नया कोट बनवाया गया। टोपी को क्या है कि मुन्नी बाबू का कोट मिला और कोट नया था पर था तो उतरा नहीं। टोपी को क्या मिलता है, नया कपड़ा नहीं मिलता है। जो मुन्नी बाबू हैं उनका ही कोट उनको दे दिया जाता है, वो नया ही होता है लेकिन वो फिर टोपी को मिल जाता है। लेकिन टोपी को ऐसा फील होता है कि नया उसके लिए भी बनना चाहिए था, है तो ये उतरा नहीं यानी किसी और की ही चीज़। टोपी ने वह कोट उसी वक्त नौकरानी के बेटे को दे दिया। टोपी को बिना कोट के जाड़ा सहन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। और फिर जब उसने नौकरानी के बेटे को वो कोट दे दिया तो घर वालों ने बोला कि अब इसको इस सर्दी में इस मौसम में जो है नए कपड़े नहीं दिए जाएंगे और फिर उसे मजबूर होना पड़ा। अब टोपी जो है वो 10वीं कक्षा में पहुंच चुका है, 10th क्लास में पहुंच चुका है। अब ये भी उसके साथ एक सीन होता है कि वो 10th क्लास में पहुंचा है, किस तरीके से वो एक ही कक्षा में बार बार फेल हुआ है और उसके पीछे भी रीज़न है। उसके ऊपर ये इतना ध्यान नहीं दिया गया। जब भी पढ़ाई करने चलता है, घर में कोई भी काम होता है, सब टोपी को ही टोकते हैं, सब उससे काम कराते हैं। दूसरे साल में उसको टाइफाइड हो जाता है जिसकी वजह से वो फिर फेल हो जाता है और तीसरे साल में इतने स्कूल में ताने मिलते, इतनी बेइज्जती होती है जिसकी वजह से वो ठान लेता है कि अब की बार पास होगा और पास होने पर भी फिर उसको ताने मिलने लग जाते हैं। वह 2 साल से फेल हो गया था। उसे पढ़ने का उचित समय नहीं मिलता था। पिछले दर्जे के छात्रों के साथ बैठना उसे अच्छा नहीं लगता था। यानी जो बच्चे 7th में थे वो 8th में आ चुके हैं, 8th वाले 9th में आ चुके हैं और टोपी जो है वो अभी भी उसी क्लास में है। अब उन बच्चों के साथ उसको बैठना अच्छा बिल्कुल नहीं लगता था, उसे बहुत शर्म आती थी। अब वह अपने घर के साथ साथ स्कूल में भी अकेला हो गया था। यानी घर में तो उसको ऐसा माहौल था कि वो अपने आप को अकेला समझता ही था, लेकिन अब माहौल स्कूल में भी उसके साथ ऐसा ही हो गया क्योंकि 2 साल से एक ही क्लास में फेल होने की वजह से जिस तरीके से जलील होना पड़ता था उसे हर दिन, वो उसको बहुत ही अखरता था, उसको बहुत ही मानसिक रूप से परेशान करता था। मास्टर ने भी उस पर ध्यान देना बंद कर दिया था। टोपी को भी शर्म आने लगी थी। अब उसके जो सहपाठी है यानी उसके क्लासमेट्स जो हैं, अब्दुल वहीद ने उस पर व्यंग्य बाण कसा तो उसे बहुत बुरा लगा। मतलब टॉन्ट किया या फिर उल्टा बोलना जो होता है, व्यंग्य बाण कसा। क्या कहा कि उसने पास होने की कसम खाई है। इसी बीच चुनाव आ गए। क्या होता है कि जब अब्दुल वहीद जो कि उसका क्लासमेट होता है, जब उसको व्यंग्य करता है यानी उसे टॉन्ट मारता है, गलत बोलता है कि किस तरीके से वो जो है वो दूसरे बच्चों के साथ खेले जो अपने कम, क्योंकि उसको उसी क्लास में ही रहना है और ये सब चीज़ें जो है उसे बुरी लगती हैं, जो ये महसूस कराती है कि वो क्लासेस पास नहीं कर सकता, ऐसे ही फेल होता रहेगा। फिर वो कसम खा लेता है कि अब जो है वो अब की बार बहुत अच्छी पढ़ाई करेगा और इस क्लास को पास करेगा। फिर इसी बीच चुनाव आ जाते हैं। मतलब घर में जो है प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, तो माहौल कैसा होगा सभी को मालूम है। डॉक्टर भृगु नारायण चुनाव हार जाते हैं। घर का वातावरण शांत और गंभीर हो जाता है। टोपी शुक्ला के घर में लोग जो हैं, डॉक्टर भृगु नारायण जो है वो चुनाव लड़ते हैं और चुनाव में वो हार जाते हैं और हारने की वजह से लोग इतना दुखी हैं कि वातावरण बहुत ही शांत है और गंभीर है।
फिर तो जैसे तैसे टोपी ने अपनी पढ़ाई जो है पूरी की, ढंग से की, और फिर टोपी जो है तीसरे साल जाके पास हुआ, वह भी तीसरी श्रेणी में। दादी बोली, टोपी को भगवान बुरी नज़र से बचाए, चलो पास तो हुआ। परंतु लेखक कहता है कि सभी को उसकी मुश्किलों को भी ध्यान में रखना चाहिए कि वह किस वजह से 2 साल फेल हुआ और तीसरी साल में 3rd डिवीज़न से पास हुआ। ऐसे वातावरण में तो पास हो जाना ही काफ़ी था। लेखक बताते हैं कि यहाँ पर कोई भी टोपी शुक्ला जो है उसकी परेशानियों पर, समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहा है, और 2 साल से जो बच्चा फेल हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, उसके पीछे एक अच्छा खासा कारण है जिसकी वजह से वो फेल हो रहा है, घर वाले ध्यान नहीं देते हैं। और तीसरे साल में अगर वो इतनी पढ़ाई करता है कि वो 3rd डिवीज़न लेकर पास हो रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसको फिर भी घर में टॉन्ट मिलते हैं कि चलो भगवान इसको बुरी नज़र से बचाए कि किसी तरीके से पास तो हुआ। फिर इस तरीके से जो है टोपी शुक्ला जो है अपने जीवन में अकेलेपन से सामना करता हुआ दिखता है, यहाँ पर जूझता हुआ दिखता है। इफ़न जो कि उसका एक अच्छा दोस्त था, और साथ में ही इफ़न की जो दादी है जो उसको बहुत अपार स्नेह दिया करती थी, प्यार करती थी, वो भी चल बसी, जिसके बाद से तो वो और भी अकेला हो गया। और उसके बाद फिर जब वहाँ पर जब दूसरे लोग आए तो वो इतने एटीट्यूड दिखाने वाले थे जिससे कि टोपी की बिल्कुल भी नहीं बनी। उन्होंने भी उनको बहुत नीचा दिखाने की कोशिश की और दोबारा उनकी दोस्ती नहीं हो पाई। और टोपी शुक्ला ने भी इफ़न के जाने के बाद से कसम खा ली थी कि वो अब किसी भी से भी ऐसी दोस्ती नहीं करेगा जिसके पिता का तबादला होता हो और वो कुछ दिन की दोस्ती के बाद छोड़कर चला जाए और इसी तरीके से टोपी को वापस अकेला कर जाए। फिर उसने अपने एक कसर ये भी पूरी कर लेता है कि जिस कक्षा में बार बार फेल हो रहा है और वो जो उसको बेइज्जती करा रहा है या फिर जलील करा रहा है, उस पर भी उसने मेहनत की और 3rd डिवीज़न में जाकर पास होता है, लेकिन फिर भी घर में उसे टॉन्ट का सामना करना ही पड़ता है। ऐसे वातावरण में तो पास हो जाना भी बहुत काफ़ी है। आज के समाज के लिए ऐसी ही दोस्ती की आवश्यकता है जो धर्म के नाम पर खड़ी दीवारों को गिरा सके और समाज का सर्वांगीण यानी कि पूरा विकास कर सके। साथ ही लेखक ने यह भी बताया कि बचपन में बच्चे को जहाँ से अपनापन और प्यार मिलता है वह वहीं रहना चाहता है। सारा मैटर यही है, बच्चे को जितने प्यार से रखा जाएगा, जितनी अच्छी गाइडेंस दी जाएगी, बच्चा उसी तरीके से आगे ग्रो करेगा। और टोपी शुक्ला के साथ यही होता है कि उसको इतना जलील किया जाता है अपने ही घर में। और आप पाठ को जब लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, जब वो जो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, आप पाठ को जरूर पढ़ें। लाइन टू लाइन समझने के बाद से आप जो है पाठ को जब अच्छे से समझ जाएंगे तो किसी भी प्रश्न को आपको उसके उत्तर के रट्टे नहीं लगाने पड़ेंगे, आप सारे उत्तर अपने आप बना के लिख पाएंगे। पाठ में हमें बताया जाता है किस तरीके से इफ़न की दादी का जो पास्ट होता है वो बताते हैं कि वो किस तरीके से अपने मायके जाती हैं तो दूध घी दही इन सब से खा के अपना पेट भरती हैं, उस माहौल में पलने वाली थी। लेकिन यहाँ पर उन्होंने जब मुस्लिम परिवार में शादी होती है तो किस तरीके का जीवन जीती हैं, खुशियाँ नहीं मनाया दिया जाना जाता है, ना नाचने गाने को मिलता है, जिससे कि खुशियाँ जाहिर करने का एक तरीका होता है। तो और लेकिन वो अपनी भाषा जो है वो नहीं छोड़ती हैं। और उसके बाद जो है इफ़न के जीवन का जो हाल बताया जाता है कि किस तरीके से इफ़न जो है वो भी अपने घर में माँ से और बहनों से डांट खाता है, पिता जो है वो तो एक तरफा राज चलाते हैं और फिर दादी ही जो है जो प्यार लुटाती है सारा। और टोपी का तो पूरे परिवार में बताया जाता है कि किस तरीके से टोपी के साथ नाइंसाफ़ी होती है, उसके साथ गलत व्यवहार होता है, अपनापन नहीं है, जिसकी वजह से इफ़न से दोस्ती करने के बाद उसे अपनापन उसकी दादी से मिलता है। और वो अपनापन इस हद तक मिलता है कि इफ़न की दादी की मृत्यु के बाद इफ़न को ये कहकर सांत्वना देना कि तुम्हारी दादी की जगह अगर हमारी दादी मर गई होती तो बहुत अच्छा होता, ये नहीं होना चाहिए था। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, अगर बच्चा जो है ऐसे इमोशन से गुजर रहा है तो फिर ये एक बहुत बड़ी बात होती है जो समाज को इस चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, जो लेखक जो है इस पाठ के माध्यम से समझाना चाह रहे हैं। और साथ ही धर्म के विषय को भी लेकर उन्होंने यहाँ पर शुरू में ही वहाँ पर चर्चा करते हुए दिखते हैं कि वो क्यों बताएं या इस टॉपिक में वो क्यों शामिल करें अपने आप को कि क्या हिंदू और मुसलमान भाई भाई हैं या नहीं। अगर सच में है तो बार बार क्यों बताना पड़ रहा है, और अगर नहीं है तो भी उसको बार बार बोलने की क्या ज़रूरत है। वो इस टॉपिक में नहीं जाना चाहते हैं। हाँ, लेकिन उनके पास एक बेहतरीन उदाहरण है जहाँ पे एक हिंदू बच्चा और
एक मुसलमान बच्चा जो है अपनी दोस्ती का एक उदाहरण पेश करते हैं। और इस तरीके से यहाँ पर टोपी शुक्ला पाठ से संबंधित एक समरी हमने अब एक शॉर्ट समरी दी है, जिससे आपको पाठ और उसका जो विषय है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर आपको हेल्प कर रही है तो इसे ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी तरीके से चैनल के साथ बने रहें, जिससे कि आपको और भी वीडियोज़ मिलती रहें टर्म टू एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशन।